जय हिंद प्यारे साथियों। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं खजुराहो अकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल। साथियों, बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, आर्य, शिशुनाग, नंद वंश, इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात करें कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, किस नदी के तट पर हुआ, क्षेत्र कौन सा था, इस युद्ध के निष्कर्ष क्या हुए। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसे सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल दी और पूरे विश्व में शांति एवं धम्म का संदेश दिया था। बात करें कलिंग युद्ध कब हुआ, वर्ष 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और स्वतंत्र राज्य कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा के बीच हुआ था। बात करें कलिंग युद्ध के कारण, कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। उसे अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अशोक ने युद्ध लड़ा। इसका नौतंत्रण बंगाल की खाड़ी के समुद्री व्यापार पर था। मतलब जो कलिंग है, कलिंग साम्राज्य, इसका नियंत्रण किस पर था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री व्यापार पर था। अशोक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। ये कलिंग युद्ध का प्रमुख कारण है। सामरिक आर्थिक दृष्टि से कलिंग का महत्व बहुत अधिक था। बात करें यह युद्ध कहाँ हुआ, तो यह युद्ध दया नदी के किनारे धौली, उड़ीसा के आसपास लड़ा गया था। धौली क्या है? तो धौली शांति स्तूप उड़ीसा में बाद में अशोक ने बनवाया था। पहले युद्ध लड़ लेता है, फिर वहीं शांति का स्तूप बनवा देता है। बात करें युद्ध का परिणाम, मौर्य साम्राज्य की विजय हो जाती है। कलिंग मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। अशोक के अभिलेखों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर विस्थापित कर दिया गया। असंख्य लोग प्रभावित हुए, मतलब लाखों लोग वहां से प्रभावित हुए थे। बात करें अशोक के हृदय परिवर्तन की, युद्ध के बाद हुए भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया, धम्म की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद अशोक ने विजय के लिए युद्ध की बजाय धर्म विजय का मार्ग अपनाया, यानी युद्ध की जगह शांति का मार्ग अपनाया था। बात करें 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अशोक के 13वें शिलालेख है। इसमें अशोक ने युद्ध पर पश्चाताप व्यक्त किया और भविष्य में हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया। तो कलिंग युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अशोक का 13वां शिलालेख है। इसमें अशोक ने युद्ध पर पश्चाताप व्यक्त किया और भविष्य में हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया। ये शिलालेख क्या है? धौली शिलालेख, उड़ीसा। बात करें निष्कर्ष की, कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना गया। इस युद्ध ने न केवल सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए इसे भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली घटनाओं में गिना जाता है। बात करें पेपर में आने वाले फैक्ट कौन कौन से हैं, तो ये युद्ध, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व में। स्थान धौली, उड़ीसा। नदी दया नदी के तट पर। विजेता सम्राट अशोक। पराजित कलिंग राज्य हुआ। प्रमुख स्रोत 13वां शिलालेख। परिणाम अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। बात करें मौर्य साम्राज्य के अंत और अन्य राजवंशों के उदय की,
मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, इसकी मृत्यु इसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है। अब उस नए वंश का नाम क्या है, देखिए। शुंग वंश 185 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहता है। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। यह मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद स्थापित हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता स्थापित की। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अश्वमेघ यज्ञ किया। प्रमुख शासक अग्निमित्र वसु ज्येष्ठ। सांस्कृतिक योगदान क्या रहे, तो सांची स्तूप का निर्माण एवं विस्तार बनवाया तो अशोक ने था, विस्तार इसने करवाया। पतंजलि के महाभाष्य की रचना करी। यवनों से संघर्ष हुआ। बात करें शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। संस्थापक वसुदेव कण्व हुए। इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। यह वंश कमजोर था, अल्पकाल के लिए शासन किया। प्रमुख शासक वसुदेव, भूमिमित्र और नारायण। अंत कण्व वंश के बाद भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। बात करें सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश 23 ईसा पूर्व से, यहाँ गलती से 230 ईसा पूर्व लिखा, 23 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक रहता है। संस्थापक सिमुक। कुछ इतिहासकार कृष्ण को सातवाहन वंश का संस्थापक मानते हैं। यह वंश दक्षिण भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली था। प्रमुख शासक सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक और यवन पल्लवों को पराजित किया था। प्रशासन प्रांतों में सेनापति आर्यपुत्र नियुक्त होते थे। योगदान प्राकृतिक भाषा का विकास किया। नाचिक, कारले और जुनर की गुफाएं बनाई और व्यापार और सिक्कों का प्रचलन किया था। बात करें सातवाहन वंश के बाद पश्चिमी क्षेत्रक यानी शकों का काल आया। यह शक शासकों का वंश था। प्रमुख शासक जस्तन, रुद्रदमन और जयदमन थे। रुद्रदमन के द्वारा जूनागढ़ शिलालेख 150 ईस्वी में छोड़ा गया जो संस्कृत में था। ये शासक गुजरात, मालवा, काठियावाड़ आदि क्षेत्रों में प्रशासन करते थे। कौन से? पश्चिमी क्षेत्र की यानी शक के शासक। अंत हुआ। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनका अंत किया और एक नए काल की शुरुआत की, गुप्त काल। संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बात करें उपलब्धियों की। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, वास्तुकला का उत्कर्ष था। आर्यवर्त, कालिदास, बारहमेहर जैसे महान व्यक्तित्व हुए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अंत पूर्णों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। बात करें शुंगों ने जहां वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया, वहीं सातवाहनों ने प्राकृत भाषा और गुप्त स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि की ऊंचाइयां छुईं। साथियों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जाना कलिंग युद्ध कब हुआ, किस नदी के तट पर हुआ, किस किस क्षेत्र के राजाओं ने इसमें भाग लिया, विजय कौन हुआ, परिणाम क्या हुआ, और इसके साथ ही
उत्तर मौर्य काल से संबंधित 5 वंशों शुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन, शक वंश और गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो अकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। इसके पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, आर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी वंश हुए उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बात करें गुप्त वंश की, ये वंश कब से कब तक रहा। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वंश लगभग 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर शासन करता रहा। इस काल में भारतीय संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य, धर्म और स्थापत्य कला का अद्भुत विकास हुआ। बात करें गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक थे, इनका नाम था श्रीगुप्त। इनके बाद आए घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किया इन्होंने। समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। कुमार गुप्त आए, स्कंदगुप्त, हुणों को पराजित किया इन्होंने। बात करें गुप्त वंश द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ है ये भी जानते हैं। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विष्णु को समर्पित है। इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बात करें तिगवा का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन ईंट और पत्थर की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। बात करें भीतरगांव का ईंट मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश, यह गुप्त काल का सबसे पुराना ईंट निर्मित मंदिर है। बात करें सांची का मंदिर मध्य प्रदेश, यह मंदिर गुप्त काल में बना और अपनी सरल एवं भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। बात करें गुप्त काल से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, तो ये तो मौर्य काल से संबंधित हो गई, लेकिन है उसी के समय के आसपास की। कामसूत्र, वात्स्यायन, तो ये कामशास्त्र और सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। मेघदूत, इसके लेखक कालिदास हैं। प्रेम और प्रकृति पर आधारित काव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कालिदास के द्वारा संस्कृत नाटक लिखा गया। रघुवंशम, ये भी कालिदास के द्वारा रघुकुल के राजाओं का वर्णन करता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, इसमें नीति कथाएं हैं। विष्णु बृहत संहिता, तो ये 12 मेहर के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र। बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्टीय पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित है। बात करें गुप्त काल की विशेषताएं, तो राजनीतिक स्थिरता और मजबूत शासन हुआ। विज्ञान, गणित, खगोल, साहित्य, कला एवं स्थापत्य कला का विकास होता है। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन होता है। धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान होता है। शिक्षा केंद्र जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का इस समय विकास होता है। बात करें गुप्त काल की उपलब्धियां, तो शून्य की खोज इसी के समय की गई। दशमलव पद्धति का विकास हुआ। कला एवं स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ। साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सबसे पहले इसी काल में किया गया। बात करें उत्तर गुप्त काल की, उत्तर गुप्त काल 550 ईस्वी से 650 ईस्वी तक रहा। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में एक बार पुनः इस वंश का उदय होता है।
और इस वंश के शासकों ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। बात करें प्रमुख शासक एवं उनका समयकाल। नरसिंहगुप्त 550 से 575 ईस्वी तक रहते हैं। कुमारगुप्त 575 ईस्वी से 605 ईस्वी तक रहते हैं। बुद्धगुप्त 605 से 615 ईस्वी तक। तथागत 615 से 630 ईस्वी और बालादित्य 630 से 650 ईस्वी तक रहते हैं। बात करें राजनीतिक स्थिति। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यह वंश मगध और प्रयाग क्षेत्र तक सीमित रह गया। हूणों के आक्रमण के कारण इस वंश की शक्ति कमजोर हुई। साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। बात करें उत्तर गुप्त काल की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रहीं। साहित्य, कला, संस्कृति का संरक्षण किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। चीनी यात्री हेनसांग ने इस काल का उल्लेख किया है। प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत रही। धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता की भावना रही। बात करें आर्थिक स्थिति। कृषि, व्यापार प्रमुख व्यवसाय थे। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जारी रहा। भूमि दान की परंपरा जारी रही। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति। वैष्णव धर्म का प्रभाव अधिक रहा। बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया गया। कला, स्थापत्य का विकास हुआ। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, एरण के स्तंभ लेख इत्यादि महत्वपूर्ण है। बात करें पतन के कारण, तो हूणों का आक्रमण, सामंतों की बढ़ती शक्ति, आर्थिक कमजोरी और आंतरिक कलह एवं उत्तराधिकार संघर्ष के कारण उत्तर गुप्त काल का पतन हुआ। बात करें पेपर में आए हुए इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर गुप्त काल की स्थापना किसने करी? उत्तर गुप्त काल गुप्त वंश का काल कितना था? नरसिंहगुप्त की राजधानी कौन सी थी? कुमारगुप्त द्वितीय किसके उत्तराधिकारी हुए? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना। बात करें अतिरिक्त तथ्य क्या है। उत्तर गुप्त वंश ने गुप्त परंपराओं को आगे बढ़ाया। इस काल में कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा का विकास हुआ। हेनसांग के द्वारा यात्रा विवरण से इस काल की जानकारी मिलती है। हूणों के आक्रमण ने इस वंश की जड़ों को कमजोर कर दिया। यह वंश भारतीय इतिहास के संक्रमण काल का प्रतीक है। साथियों, ये थे गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बात करें मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा? मध्यकालीन भारत का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य का है। इस काल में भारत में अनेक शक्तिशाली राजवंशों का उदय होता है, जिन्होंने राजनीतिक, संस्कृति, कला, साहित्य, प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख वंश कौन कौन से थे? प्रमुख वंश, संस्थापक और समयकाल देखते हैं। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, ये 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक रहा। संस्थापक नागभट्ट था। समकालीन ये पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत में थे, इनके समकालीन थे। बात करें पाल वंश, ये 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और समकालीन गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश। बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो 753 ईस्वी से 973 ईस्वी। संस्थापक दंती दुर्ग थे और समकालीन कौन रहे? तो गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। बात करें चालुक्य वंश की, चालुक्य वंश 973 ईस्वी से 1187 ईस्वी तक रहा। संस्थापक तैलप द्वितीय हुए। राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश इसके समकालीन थे। बात करें चोल वंश की, 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी। संस्थापक विजयालय चोल और इनके समकालीन हुए पांड्य वंश और चालुक्य वंश।
बात करें पांड्य वंश की 600 ईस्वी से 1309 ईस्वी तक संस्थापक कंडोफोन थे। चोल वंश और चालुक्य वंश इनके समकालीन रहे। बात करें सेन वंश की 1070 से 1230 ईस्वी तक संस्थापक सामंत सेन और समकालीन रहे तो पाल वंश के। बात करें काकतीय वंश 1163 से 1323 ईस्वी तो प्रोल सेकंड संस्थापक थे। होयसाल वंश और चोल वंश इनके समकालीन रहे। बात करें होयसाल वंश की 1000 ईस्वी से 1346 ईस्वी संस्थापक विष्णुवर्धन थे। समकालीन काकतीय वंश और यादव वंश था। यादव वंश ये देवगिरी में थे। 1187 से 1318 ईस्वी तक शासन रहा। संस्थापक भीलम पंचम थे। समकालीन रहे होयसल वंश और काकतीय वंश के। बात करें दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ये संस्थापक था और समकालीन रहा मंगोल साम्राज्य। बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी संस्थापक हरिहर और बुक्का हुए। समकालीन रहे तो बहमनी साम्राज्य की। बात करें मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी। इस काल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का विशेष प्रभाव रहा। इस्लाम धर्म का भारत में आगमन और प्रसार हुआ। स्थापत्य कला में मंदिर, मस्जिद, मीनार, किला, मकबरे, बावड़ियों का निर्माण हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में भूमि व्यवस्था, एकता प्रणाली, मनसबदारी व्यवस्था का विकास होता है। व्यापार, वाणिज्य, शिल्पकला का विस्तार हुआ। साहित्य में प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, फारसी, अरबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, अवधी, ब्रजभाषा आदि भाषाओं की रचना होती है। कितनी सारी भाषाएं हैं जिनका मध्यकालीन भारत में उपयोग होता है साहित्य में। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, फारसी, अरबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, अवधी, ब्रजभाषा। बात करें मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकों की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा जाता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। आईने अकबरी ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखी जाती है। आईने अकबरी और अकबरनामा एक ही है। बाबरनामा जहीरुद्दीन बाबर ने स्वयं ने लिखी है। तो जो ए जहांगीर ने लिखी है। तारिक ए फिरोज शाही तो जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी है। रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। शिव भारत परमानंद ने लिखी है। कृतपय ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ये मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं। बात करें मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही। भक्ति आंदोलन कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। सूफी आंदोलन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। बात करें स्थापत्य कला की, कुतुब मीनार, अजमेर शरीफ, गोल गुंबज, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी के मंदिर ये स्थापत्य कला के नमूने में शामिल हैं। स्थापत्य कला से संबंधित कुतुब मीनार, अजमेर शरीफ, गोल गुंबज, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और हम्पी के मंदिर। बात करें चित्रकला की तो मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी शैली, संगीत, ध्रुपद, ख्याल, कव्वाली का विकास हुआ। बात करें प्रशासन एकता प्रणाली हुई, मनसबदारी व्यवस्था आई, आर्थिक गतिविधियां, व्यापार, शिल्प और कृषि का विकास होता है। साथियों ये थे 230 ईस्वी से और
1646 ईस्वी तक का संपूर्ण विस्तार। इस समय कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से वंशों किस क्या क्या निर्माण किया, मंदिर, मस्जिद आदि का। साथियों, क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित 5 महत्वपूर्ण वंशों की। इसके पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बात करें मोहम्मद गौरी के भारत छोड़ने के बाद इसका एक गुलाम यहीं दिल्ली में रह जाता है, और जब ये दिल्ली में रह जाता है तो इसके द्वारा एक वंश की स्थापना की जाती है। इसका नाम होता है मामूलक वंश। ये मामूलक वंश को ही गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसका समयकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसे वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया इसने 1211 से 1236 ईस्वी। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा कराया। सल्तनत को मजबूत किया, कई विद्रोह दबाए, एकता प्रणाली को संगठित किया। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 के समय दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने 1236 से 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये अगली शासकिया बनती है। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक। 1266 से 1287 गियासुद्दीन बलबन शाही सत्ता को मजबूत किया, रक्त और लोह की नीति अपनाई, दरबार की गरिमा बढ़ाई, जासूसी तंत्र मजबूत किया। प्रमुख उपलब्धियां: दिल्ली सल्तनत की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा, प्रशासनिक ढांचे की स्थापना इस वंश की प्रमुख उपलब्धियां हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला वंश आता है खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन करता है। ये सल्तनत को स्थिर करने का काम करता है, सुलह की नीति अपनाता है। 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। यह गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालौर, देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है। मंगोलों को कई बार पराजित करने का काम इसने किया। बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, मूल्य नियंत्रण, वेतन प्रणाली लागू करता है। दक्षिण भारत तक विजय अभियान इसने चलाया। 1316 से 1320 कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो इसी का बेटा हुआ, ये विलासी शासक था, मतलब भोग विलास की वस्तुओं में ज़्यादा लिप्त रहता था। दरबार में षड्यंत्र बढ़ने लगी, क्योंकि जब राजा 24 घंटे शराब और विलासिता के कार्यों में मसरूफ़ रहेगा तो दरबार में षड्यंत्र बढ़ेंगे। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत हुआ खुसरू खान द्वारा। इनकी प्रमुख उपलब्धियां: सल्तनत का विस्तार चरम पर था, अलाउद्दीन की आर्थिक सुधार नीति प्रसिद्ध है और श्रीनगर की स्थापना की गई। अलाउद्दीन का जो श्री किला है ये दिल्ली में स्थित है। बात करें अगले शासक की, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहता है। 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक गियासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद की स्थापना इसने कराई, प्रशासन और सेना को मजबूत किया। 1325 से 1351 तक आता है मोहम्मद बिन तुगलक,
ये पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया क्योंकि इसने 5 प्रयोग किए थे, पाँचों के पाँचों असफल रहे। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। जब इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की तो वहाँ से ये पुनः वापस आ गया। कारण क्या था पुनः वापस आने का? क्योंकि दिल्ली से जब ये दौलताबाद गया तो वहाँ पानी की कमी हो गई। पानी की कमी के कारण इसे वापस आना पड़ा। इसके साथ साथ इसने टोकन मुद्रा की शुरुआत कराई। तांबे और कांसे के सिक्के के साथ साथ चमड़े के सिक्के चलवाए। कांगड़ा के लिए इसने अभियान भेजा। कांगड़ा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। मौसम खराब का होने के कारण इसे वापस लौटना पड़ा। चौथा कार्य इसने किया खुरासान यानी ईरान के लिए अभियान। खाना ले गए लेकिन हथियार कम ले गए, ये भी असफल रहा। पांचवा कार्य इसके द्वारा कराची के लिए अभियान चलाया गया। इसमें हथियार ज़्यादा ले गए और खाना कम ले गए, इसके कारण इन्हें फिर लौटना पड़ा। इसलिए दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा मूर्ख मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। बात करें 1351 से 1388, फिरोज शाह तुगलक नहरों, कुओं, बाग, सराय, मदरसे बनवाए। जजिया कर को सख्ती से लागू किया। 1388 से 1414 तुगलक वंश के काल अनेक कमज़ोर शासक आए। इनकी प्रमुख उपलब्धियां तुगलकाबाद, जहानपनाह, फिरोजाबाद शहरों की स्थापना, प्रशासनिक और सिंचाई कार्य, फिरोज शाह के निर्माण कार्य प्रसिद्ध, कुतुब, नहरों, स्तंभ आदि। 1414 से 1451 में अगला वंश आता है सैयद वंश। 1414 में खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना करी। तैमूर 1398 में आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई। जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो जाती है तो सैयद शासकों ने शासन संभाला। ये शासक नाम मात्र के थे, वास्तविक शक्तियाँ अमीरों के हाथों में थी। खिज्र खां 1414 से 1421 तक रहता है। मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक रहता है। प्रमुख उपलब्धियां: सल्तनत को स्थिर करने का प्रयास किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया, तैमूरी आक्रमणों से उबरने की कोशिश सैयद वंश ने की। बात करें लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। अफगान शासक, इन्होंने सल्तनत को पुनः मजबूत किया। प्रमुख शासक बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, आगरा शहर की स्थापना 1504 में, आगरा को राजधानी बनाया 1506। प्रशासन, न्याय, कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया सिकंदर लोधी ने। इसके बाद 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक आता है इब्राहिम लोधी। अमीरों से मत व स्वराज्य कमज़ोर हुआ। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। प्रमुख उपलब्धियां इसकी: दिल्ली का पुनरुद्धार हुआ, आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की, कृषि, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया। सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक,
श्रीनगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी। सबसे लंबा शासनकाल फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388। तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की। दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हो गया। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी नीरज जी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में। बात करें मुग़ल काल की। मुग़ल काल प्रारंभ कब से होता है और कब तक चलता है? मुग़ल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहता है। 1526 में जब बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तभी मुग़ल काल की शुरुआत होती है। बात करें बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी पर विजय मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की नींव बनती है। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इसमें बाबर राणा सांगा को पराजित करता है। बात करें 1528 का चंदेरी अशोकनगर का युद्ध, इसमें भी बाबर मेदिनी राय को पराजित करता है। बात करें अगला शासक हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक रहता है। शेरशाह सूरी से पराजित 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है। इसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर फारस यानी ईरान में पहुंच जाता है। फारस के शाह की सहायता से पुनः भारत वापसी करता है। 1555 में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। मुग़ल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करता है। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। बात करें अकबर की 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू पर विजय प्राप्त करता है। मनसबदारी प्रणाली की स्थापना, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, नवरत्न बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल आदि नवरत्न हुए। धार्मिक सहिष्णुता, सुलह एक कुल की नीति इसने अपनाई। बात करें जहांगीर की 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। न्याय की जंजीर की स्थापना करी। नूरजहां का प्रभाव रहा। अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति 1608 में दी। तुर्की यूरोपीय व्यापार को बढ़ावा दिया। इसी के समय से अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा। जहांगीरनामा की रचना भी इसी ने की। बात करें शाहजहां, मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक रहता है। लाल किला दिल्ली 1638 से 1648 ईस्वी के मध्य बनता है। जामा मस्जिद दिल्ली 1650 से 1656 ईस्वी के मध्य। मोती मस्जिद, शाही महल आदि का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। बात करें औरंगजेब 1658 से 1707। 1658 ईस्वी में सत्ता प्राप्ति, शाहजहां को पराजित कर मतलब अपने अब्बा को बंदी बना लेता है और फिर सिंहासन पर बैठता है। मुग़ल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार इसी के समय में हुआ। दक्षिण भारत में लंबे अभियान रहे। जजिया कर पुनः लागू किया गया, मतलब गैर मुस्लिम कर, जो लोग मुसलमान नहीं थे उनसे टैक्स वसूला जाता था। कई मंदिर विध्वंस की नीति इसने अपनाई। बात करें उत्तरकालीन मुग़ल 1707 से 1857। बहादुर शाह प्रथम आया 1707 से 1712 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से
1748 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1748 से 1767। मुगल सत्ता का पतन, मराठों, सिखों, अंग्रेजों का उदय होता है। बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये 1837 से 1857 तक रहता है। 1857 की क्रांति और मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। बात करें महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई, तो 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1571 में की। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति 1608 में दी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी के बीच कराया। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में पुनः लागू किया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर के साथ साम्राज्य का अंत हुआ। जब 1857 की क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का नेतृत्व किया। अंग्रेज़ों से हार के बाद ये रंगून भेज दिया गया 2 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के साथ। बात करें समय अवधि मुगल काल की, तो 1526 से 1857 तक रही। प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हुए। स्थल, प्रमुख स्थल की बात करें तो फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर, गोलकुंडा और बीजापुर आदि ये प्रमुख स्थल रहे मुगल काल में। प्रशासनिक प्रणाली, तो मनसबदारी प्रणाली थी, जब्ती व्यवस्था और सूबा प्रणाली हुआ करती थी। ये था मुगल काल। मुगल काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन कब से कब तक रहा, किसने कौन सा युद्ध लड़ा, इसके बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन।